हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का हमारी इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट का चौथा लेक्चर है जिसमें हम लोग प्रॉब्लम ही डील करेंगे। कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स जो थर्ड लेक्चर में कंप्लीट ना हो पाए उसको मैं यहाँ करूँगा। इसके बाद हम लोग एंट्री मारेंगे कहाँ पे, तो याद कीजिए एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इन मैकेनिक्स। कहने का मतलब हम लोग पढ़ने जाएंगे उसके बाद टॉर्क। आप लोग टॉर्क पढ़े होंगे फिजिक्स में, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं मोमेंट अबाउट ए पॉइंट। एक्चुअली मोमेंट जो होता है वो दो होता है, दो अबाउट, एक होता है अबाउट ए पॉइंट, एक होता है अबाउट ए लाइन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे दोनों पढ़ने वाले हैं जो कि कुछ प्रॉब्लम्स को डील करने के बाद हम लोग वहाँ एंट्री मारेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, पहले इसको हम लोग डील कर लेते हैं। कह रहा है कि ए बी सी तीन नॉन जीरो वेक्टर्स है। इस तरह से है कि ए क्रॉस बी जो है सी वेक्टर हो गया, बी क्रॉस सी जो है ए वेक्टर हो गया। तो कह रहा है प्रूफ कीजिए कि ए बी सी जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, सबके सब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहा है। और ये भी प्रूफ करना है, ये भी शो करना है कि बी का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा और सी और ए का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कीजिए। इन्फॉर्मेशन क्या है, पहला वाला डाटा क्या दिया हुआ है, नॉन जीरो वेक्टर्स, वो तो है ही यहाँ पे। पहला है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी। गौर कीजिए, ए क्रॉस बी अगर सी वेक्टर है तो हमको पता है ये खुद एक वेक्टर होता है जो कि सी वेक्टर है। तो सी वेक्टर जो है ए और बी दोनों के साथ परपेंडिकुलर है, ये हमको पता है। तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। क्या कर सकते हैं कि नहीं। आल्सो उसके बाद एक डाटा और है कि बी क्रॉस सी जो है वह आपका ए वेक्टर हो गया। इसका मतलब ए वेक्टर जो है बी के साथ भी परपेंडिकुलर है और ए जो है सी के साथ भी परपेंडिकुलर है। तो ये इंप्लाई कर रहा है ए परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एंड ए परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। इसका मतलब ए बी के साथ परपेंडिकुलर, देखो यहाँ पे ए बी के साथ परपेंडिकुलर, बी सी के साथ परपेंडिकुलर और सी ए के साथ परपेंडिकुलर। तो फाइनली हम लोग को क्या कंक्लूजन मिला कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब सब कोई एक दूसरे के साथ क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये एक पहला इंफॉर्मेशन हमको मिल गया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाने के लिए कह रहा है। आल्सो अब हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी है, दोनों तरफ मॉडुलस ले लीजिए क्योंकि दो वेक्टर बराबर है तो मैग्नीट्यूड भी बराबर हो गया। इसका मतलब लिख सकते हैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब बीच का एंगल 90 डिग्री है तो ए क्रॉस बी हमको पता है ए बी साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री। क्लियर, साइन 90 डिग्री और एन कैप तो उसका मॉडुलस तो हो जाएगा एन कैप का मॉड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा सी वेक्टर का मॉड, सी वेक्टर का मॉड, सी वेक्टर का मॉड को सी मान लो। तो यहाँ लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू सी, ये एक डाटा बन हो गया, ठीक है। फिर आइए आल्सो दूसरा क्या है, बी क्रॉस सी, तो ये हो जाएगा बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो देयरफॉर फिर इसमें मॉड लगा दो, तो यहाँ लिख सकते हैं बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड। अब बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड मतलब बी सी, अब बीच का एंगल 90 डिग्री तो यहाँ हो जाएगा साइन 90 डिग्री और ये हो जाएगा एन कैप, ठीक है, इज इक्वल टू ए। तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा बी सी ए, ये कितना नंबर हो गया आपका, 2 नंबर, ठीक है। अब 1 नंबर 2 नंबर को अगर आप मूव लीजिएगा तो क्या देख रहे हैं कि b का वैल्यू 1 हो जाएगा और a और c बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 से ऐसे ही दिख रहा है आपको कि जो आपका b है, b देखो यहाँ पे c अगर आपका कहाँ गया, हाँ b का वैल्यू अगर 1 हो जाता है तो c बराबर a हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 and 2 से क्या पता चलता है कि b 1 हो गया और a बराबर a और c का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, तो a और c का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। यही तो दिखाना था कि b वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा और a वेक्टर और c वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ से दिख रहा है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, सिर्फ आपको क्या करना है, मूव करना है और इस तरह के क्वेश्चंस को बना लेना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ।
हेलो फ्रेंड्स, अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। कह रहा है सो दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, जिसका पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर है, ठीक है, किसी एक पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है किसी एक लाइन से। वो लाइन किसको किसको ज्वाइन करने पर बन रहा है? ए वेक्टर और बी वेक्टर पॉइंट होगा, उसको ज्वाइन करने पर बन रहा है, ठीक है। तो कहता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बताइए। सॉल्यूशन, फिगर जरूर ट्रेस करेंगे। एक लाइन जो है, एक लाइन यहाँ पे दिया हुआ है, एक मान लो कि जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है उसको ए पॉइंट मान लिए, जिसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है उसको बी पॉइंट मान लिए, और कोई एक पॉइंट सी है जिसका पोजीशन वेक्टर सी है, और यहाँ से हमको क्या चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। मान लो कि ये सी डी निकालना है हमको, ठीक है। तो करते क्या है कि इस ए से इस सी को मिला दीजिए और उस सी से बी को मिला दीजिए, तो एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग पढ़े हुए हैं, हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी आर क्या है? ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर रेस्पेक्टिवली इज इक्वल टू कितना हो जाता है? हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ऐसा हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। आल्सो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस में ले लो ए बी और इंटू हाइट, हाइट में ले लो सी डी, ठीक है। तो हाफ इंटू ए बी क्या हो जाएगा? तो बी माइनस ए, फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि ये लेंथ है इसलिए यहाँ मॉडुलस में ले लिए, और सी डी हमको क्या करना है? निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे सी डी, ठीक है। अब बताइए, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है, वो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों बराबर हो सकता है कि नहीं? तो देयरफॉर क्या लिखेंगे? हाफ ऑफ बी माइनस ए का मॉड क्रॉस सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड ऑफ, लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ठीक है। ये हाफ और हाफ दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया, तो देयरफॉर सी डी, यहाँ से सी डी मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकल जाएगा। कितना निकला? तो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा बी माइनस ए का मॉड। यही तो आपको शो करना था। तो कितना आसान है, बस सिर्फ यहाँ पे क्या किए, दो तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल बना लिए, और एरिया ऑफ ट्रायंगल जब दूसरे तरह से लिखते हैं तो हमको ये सी डी निकल जाता है, क्योंकि हमको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस पता हो गया, हाइट पता करना है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो दोनों एरिया को बराबर कर दिए, तो यहाँ से सी डी निकल गया। ये तो हमको शो करना था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज रिटन ऑन दिस बोर्ड, यू कैन सी, ठीक है। कह रहा है एक वेक्टर, तीन वेक्टर का इंफॉर्मेशन दिया हुआ, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, सब आई जे के गेटर में दिया हुआ है। कह रहा है एक चौथा वेक्टर निकालिए आर, जो कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो कंडीशन दिया हुआ है ना, उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन क्या, तो लिखेंगे आर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। उठा के एक तरफ लेके आ जाइए, क्योंकि हमको पता है इस तरह का वर्क अगर दिया हुआ रहता तो हम लोग क्या स्ट्रेटजी है हम लोग को मूव करने का। तो एक आर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। यहाँ से बी वेक्टर कॉमन आएगा राइट साइड में, तो ये हो जाएगा आर क्रॉस, सॉरी ये हो जाएगा आर माइनस सी, ठीक है, क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? तो दिस इम्प्लाई, ठीक है, आइदर क्या हो जाएगा? आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, ये हो सकता है, और बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, जो कि संभव नहीं है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी वेक्टर जो है वो जीरो नहीं है, क्योंकि बी वेक्टर कितना है, यहाँ देखो, सिंस आप लिख सकते हैं, क्योंकि बी वेक्टर जो है वो है आई वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस
के कैप, इसलिए बी वेक्टर को जीरो नहीं ले सकते हैं। और क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि ये और ये आपस में पैरेलल हो जाए, इसका मतलब आर माइनस सी, ठीक है, पैरेलल टू बी वेक्टर। अब देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से ये दोनों वेक्टर जो है आपका इन दोनों में से कौन सा है, ठीक है। तो अब ये होगा कि नहीं होगा, इसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा। तो इसको हम आगे बढ़ सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो। तो देयरफॉर आर डॉट ए इज इक्वल टू सी डॉट ए, ठीक है। तो जरा सा सी डॉट ए मतलब सी और ए का डॉट कीजिए तो कितना हो रहा है, तो सी डॉट ए का डॉट करेंगे तो हो जाएगा 8 आई का आई के साथ और के का के के साथ, तो हो जाएगा +7 जो कि कितना है 15, जो कि 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि आर डॉट ए जो है वो 0 होना चाहिए, जबकि आप इसको लेके मूव कर रहे हैं तो आपका कितना आ रहा है आर डॉट ए बराबर सी डॉट ए, और सी डॉट ए जब आप करते हैं तो ये 15 के बराबर है। इसका मतलब ये भी हम नहीं लेंगे, तो इसका मतलब लेंगे किसको, तो ये वाला पार्ट लेंगे, ठीक है। तो फाइनली जो आंसर आया वो आया कि आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सी वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर। ऐसा क्या है, क्योंकि हमको पता है कि जब दो वेक्टर पैरेलल होता है तो हम लोग किसी एक वेक्टर को दूसरे के टर्म में लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड विथ सम स्केलर। इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आर माइनस सी अगर बी के पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं आर माइनस सी इज इक्वल टू लेमडा बी, देयरफॉर आर इज इक्वल टू सी प्लस लेमडा बी। चलिए आइए, यहाँ आपको एक चीज़ पता हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हमको लेमडा नहीं पता है, अगर लेमडा का वैल्यू पता हो जाए तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमको सी भी पता है और बी भी पता है बट लेमडा नहीं पता है, तो इसको ए के साथ डॉट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, नाउ लिख सकते हैं आर डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट कर दो तो यहाँ हो जाएगा सी डॉट ए प्लस लेमडा और ये हो जाएगा बी डॉट ए, ठीक है। आर डॉट ए कितना है 0, सी डॉट ए अभी जस्ट निकाले थे हम लोग, सी डॉट ए कितना आया था 15 और प्लस लेमडा इंटू बी डॉट ए, मतलब ए डॉट बी कीजिए, ए डॉट बी करेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3, ठीक है। तो देयरफॉर जो लेमडा का वैल्यू आया वो कितना आ गया आपका -5, तो देयरफॉर ये जो आर है आ गया वो हो गया सी, अब प्लस नहीं बल्कि लेमडा की जगह -5, तो -5 बी वेक्टर, ठीक है। सी कितना था जी, तो सी हो गया आपका 4 आई कैप माइनस थ्राइस जे कैप और +7 के कैप, उसमें आप माइनस करेंगे बी तो हो जाएगा -5 आई कैप -5 जे कैप -5 के कैप, सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा -i कैप, ठीक है, और ये हो जाएगा -8 जे कैप और ये हो जाएगा +2 के कैप। यही है आपका फाइनल आंसर। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, -i कैप -8 जे कैप +2 के कैप, यस दैट्स द आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो क्लियर है। मैंने पहले भी कहा था कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ में कोई एक ही पॉसिबिलिटीज़ होगा, तो स्टार्टिंग वाला जो 2 पॉसिबिलिटीज़ है वो तो क्रॉस हो गया, इसका मतलब पैरेलल वाला कंडीशन आया, तो पैरेलल वाला कंडीशन है मतलब कोलिनियर वाला कंडीशन है, तो कोलिनिटी के कॉन्सेप्ट से लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू सी प्लस लेमडा बी वेक्टर। अब क्योंकि यहाँ पर लेमडा अननोन है तो लेमडा को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, इस पूरे इक्वेशन में ए के साथ डॉट कर देते हैं। जैसे ही हम ए के साथ डॉट करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, लेमडा का वैल्यू मिल जाता है जो कि -5 है। अब लेमडा का वैल्यू यहाँ पे -5 पुट करेंगे तो सी -5 बी, सी और बी दोनों पता है, यहाँ डाटा पुट कर दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, फाइनल आंसर आपको दिख रहा होगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आप देख सकते हो। चलिए देखते हैं कुछ और। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इन मैकेनिक्स। तो 2 चीज़ हमको यहाँ पे पढ़ना है, एक पढ़ना है मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट और दूसरा पढ़ना है मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए लाइन। जो पहला कंटेंट है मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट, उसी को हम लोग बोलते हैं टॉर्क। और टॉर्क के बारे में कहा जाता है, अगर आप फिजिक्स पढ़े होंगे तो टॉर्क एक ऐसा फोर्स है, टॉर्क भी एक फोर्स ही है, ठीक है। टॉर्क एक ऐसा फोर्स है जिसका एप्लीकेशंस हम लोग करते हैं किसी बॉडी को रोटेट कराना। अगर हमको किसी बॉडी को घुमाना है, किसी बॉडी को रोटेट कराना है
तो हम लोग सिंपल फोर्स नहीं लगाएंगे, हम लोग हमेशा उसमें टॉर्क लगाते हैं। इसका मतलब टॉर्क इज ए फोर्स व्हिच हैज ए टेंडेंसी टू रोटेट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नंबर, जो कि है मोमेंट अबाउट ए पॉइंट। ये क्या है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज में मेंशन कर दिया हूँ। कह रहा है द मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, खुद एक वेक्टर हो जाता है, whose direction is perpendicular to the plane containing the point and the line of action of force। जरा सा गौर कीजिए, इस पॉइंट के अबाउट में मोमेंट निकालना है और ये जो लाइन है दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो जिस प्लेन में ये पॉइंट और ये लाइन लाई करेगा उसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वही आपका मोमेंट अबाउट ए फोर्स का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। तो डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया। चलिए, और इसका मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मैग्नीट्यूड जो क्या होगा कि फोर्स मैग्नीट्यूड जो है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड और उस पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन पर जो आपका क्या कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन पे जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है उन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। इसका मतलब दैट इज यहाँ दे रहा था दैट इज कि ये जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड है ये हो जाएगा एफ और ये हो जाएगा आर साइन थीटा। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आर साइन थीटा। क्यों, फोर्स और आर वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है तो ये राइट स्ट्रेट एंगल से पाई माइनस थीटा हो जाएगा और यहाँ 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा माइनस पाई बाई 2। और जब यहाँ पे कंसिडर करेंगे साइड एंगल ट्रायंगल को तो दिस इज आर कॉस थीटा, लेकिन क्योंकि ये थीटा माइनस पाई बाई 2 है इसलिए साइन थीटा हो जाएगा। मैग्नीट्यूड हालांकि साइन यहाँ पे माइनस आ जाता है लेकिन मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड यहाँ आर साइन थीटा और फोर्स हो गया एफ, तो एफ आर साइन थीटा ये इसका फोर्स, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। जहाँ तक डायरेक्शन की बात है वो क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमको पता है कि किसी प्लेन के परपेंडिकुलर अगर डायरेक्शन होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट में ही होता है। और जहाँ तक अगर साइन थीटा आता है मैग्नीट्यूड में, इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है। तो 100% हम लोग यहाँ लिख सकते हैं टॉर्क मतलब जो मोमेंट अबाउट ए पॉइंट है उसको हम लिख सकते हैं आर क्रॉस एफ, ये एक फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो ये थ्योरी है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। फिगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी भी एग्जाम बनाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस आता है टॉर्क का, मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट का, तो ये फिगर बहुत हेल्पफुल है क्योंकि बिना फिगर बनाए आप टॉर्क के सवाल को नहीं डील कर सकते हैं। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस फिगर को आप बढ़िया से देख लीजिए। देखिए क्या है, एक पॉइंट यहाँ पे लिया गया है, एक पार्टिकल है पी पॉइंट पे और इस पे एक फोर्स लगाया है एफ, यहाँ देख सकते हो एक एफ फोर्स है। ये जो लाइन है इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना, घुमाना है किसके अबाउट में, तो इस ओ के अबाउट में। ओ ही मेरा पॉइंट है जिसके अबाउट में हमको क्या करना है, मोमेंट लेना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू O। तो O से P को मिला देंगे तो ये पोजीशन वेक्टर R जो होता है वो पोजीशन वेक्टर है किसका जी, तो P पॉइंट का। कहाँ से, तो O के रिस्पेक्ट में, ये हो गया। F जो है वो आपका फोर्स है। थीटा जो है इस बार आर वेक्टर और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच का या जो फोर्स है उसके बीच का एंगल यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो उस केस में अगर ये बीच का एंगल होगा, क्योंकि हमको पता है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, जहाँ दोनों का हेड मिलता है। जरा सा गौर कीजिए, अगर आप फोर्स लेते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन इधर है और आर वेक्टर का डायरेक्शन इधर, तो दोनों यहाँ का हेड मिला तो दोनों के बीच का एंगल ही आपका आर वेक्टर और एफ के बीच का एंगल हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ ऑब्वियसली आप 90 डिग्री ले रहे हैं तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा। तो उस बेसिस पे इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये रिमेनिंग एंगल हुआ ये थीटा माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये आर है तो इससे सटा हुआ ले रहा है तो आर कॉस थीटा, लेकिन आर कॉस थीटा माइनस पाई बाई 2 लीजिएगा तो हो जाएगा आपका आर साइन थीटा, जो कि दिख रहा है। इसका मतलब ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो आपका हो गया आर साइन थीटा और फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको पता है एफ, तो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा एफ आर साइन थीटा। ठीक है, अब अगर टॉर्क का मैग्नीट्यूड एफ आर साइन थीटा है तो 100% टॉर्क जो है क्रॉस प्रोडक्ट में लिखा जाएगा। तो टॉर्क क्या लिखा जाता है, तो हमेशा लिखा जाता है आर क्रॉस एफ। जहां आर कैसे निकाले ये आपको पता होना चाहिए, एफ क्या है फोर्स ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज़ क्लियर है, ये फिगर आपको समझ में आ गया तो कोई भी टॉर्क का सवाल आप बना सकते हैं। टॉर्क के बारे में लिखे हैं, पहले भी बताया कि टॉर्क इज ए फोर्स व्हिच हैज ए टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी। टॉर्क एक फोर्स होता है जिसका क्या होता है, टेंडेंसी होता है क्या करने का, किसी बॉडी को रोटेट कराना है। इसका मतलब कभी भी आपको सिंपली कोई बॉडी को रोटेट कराना है तो वहाँ पे किस तरह का फोर्स लगाइएगा, ऑब्वियसली टॉर्क लगाइएगा। टॉर्क को आप दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट।
Torque is nothing but it is the moment of a force about a point. So this is torque and this is the complete definition of the torque. आई होप कि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बना सकते हैं। फिर मैं एक बार कहूँगा ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिगर ट्रेस करने के लिए आपको आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मोमेंट अबाउट ए लाइन। चलिए गौर कीजिए, मोमेंट अबाउट ए लाइन में, मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए लाइन में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, वो है कि इस लाइन के अबाउट में मोमेंट निकालना है जिसका जो किसके अलोंग है, तो ए वेक्टर के अलोंग है। सारा का सारा सिचुएशन जो है मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट का ही होता है। अंतर बस इतना है कि यहाँ पर कोई पॉइंट ना दे करके उस पर एक लाइन दे देता है और कहता है इस लाइन के अबाउट में मोमेंट ली। तो इसमें करते क्या है कि सबसे पहले एक पॉइंट और हम कंसिडर कर लेते हैं और जो भी कंस्ट्रक्शन हम मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट में किए थे वो सारा काम यहाँ करते हैं। ठीक है, अंतर बस कितना है यहाँ पे कि एक लाइन दिया हुआ है, पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो उस लाइन पर एक पॉइंट मान लेंगे। ठीक है, तो ये काम करते हैं क्या, गिवन ए लाइन ए वेक्टर इज गिवन। ठीक है, ए लाइन ए वेक्टर इज गिवन, एक लाइन जो है ए वेक्टर दिया हुआ है, तो यहां लिखेंगे देन द मोमेंट ऑफ ए फोर्स एफ वेक्टर, ठीक है, अबाउट ए लाइन ए वेक्टर इज, पता है कितना होता है, तो हो जाएगा आर क्रॉस एफ, मतलब टॉर्क और डॉट ए का कैप हो जाता है। यही वो फॉर्मूला है जो कि आपको प्रोवाइड करेगा मोमेंट अबाउट ए फोर्स, सॉरी मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए लाइन। अंतर बस इतना है कि इस बार भी टॉर्क ही निकालेंगे और उसको ए कैप के साथ डॉट कर देंगे, तो हमेशा ये प्रोवाइड करेगा स्केलर क्वांटिटी। याद कीजिए, मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए लाइन जो है एक स्केलर क्वांटिटी प्रोवाइड करता है, जबकि मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट जो कि टॉर्क था खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यही दोनों में अंतर है। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है और यही फिगर हमेशा ट्रेस होता है। मैं कुछ क्वेश्चंस को डील करता हूं और आपको बताता हूं कि कैसे हम लोग इस फिगर का यूज करेंगे। इसमें दो इंपॉर्टेंट फोर्स है, एफ और आर। एफ क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, आर आपको खुद से ट्रेस करना है। आर क्या हुआ है, तो पार्टिकल जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन पॉइंट जिसके अबाउट में आपको टॉर्क लेना है। क्लियर, ये है आर का इंफॉर्मेशन। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आर के बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं। यहाँ लिख लो वेयर आर वेक्टर क्या है, ये आर वेक्टर आपका ओपी वेक्टर है, और ओपी मतलब यहाँ लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर पी वी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू। सो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए लाइन। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट आई कोमा 2j प्लस आई प्लस 2j प्लस थ्राइस के ऑफ ए फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस एक्टिंग थ्रू द पॉइंट दिस। ठीक है, कहने का मतलब देखो क्या कर रहा है, कहता है कि एक पार्टिकल है यहाँ पे और इस पार्टिकल पर एक फोर्स लग रहा है एफ। एफ फोर्स कितना दिया हुआ है जी, तो एफ फोर्स है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और जिस पॉइंट पर आपका लग रहा है फोर्स उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर पार्टिकल है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है कितना जी, तो ये हो जा रहा है ट्वाइस आई कैप प्लस थराइस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, और किसके अबाउट में पूछ रहा है मोमेंटम, एक पॉइंट है यहाँ पे ओ, उसके अबाउट में, और ओ का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस ट्वाइस जे कैप प्लस थराइस के कैप, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो करते क्या है कि पहले पी का पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं किससे, आर वेक्टर से। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, बोले ना फिगर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो आर वेक्टर बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पी माइनस ओ, तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस आई कैप प्लस थराइस जे कैप प्लस के कैप। इतना में आप माइनस करेंगे आई कैप प्लस ट्वाइस जे कैप प्लस थराइस के कैप को, तो बोलो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस ट्वाइस के कैप हो जाएगा। क्लियर, ये आर वेक्टर हो गया।
एफ दिया हुआ है क्वेश्चन में, एफ कितना है जी? तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। आपको क्या कर रहा है? टॉर्क निकालिए। तो देयरफॉर टॉर्क, टॉर्क को ही हम लोग बोलते हैं मोमेंट अबाउट ए पॉइंट। टॉर्क बोलो या फिर बोलो मोमेंट अबाउट ए पॉइंट। क्या होता है जी? तो दिस इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। चलिए, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है और आर और एफ आई जे के टर्म में है तो हम लोग लिखने जानते हैं। तो दिस इज आई, दिस इज जे एंड दिस इज के। ठीक है, पहले आर है तो आर हो जाएगा 1 1 माइनस 2, फिर एफ है तो हो जाएगा 1 1 1। ये 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसको एक्सपेंड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो फाइनली आंसर कितना आएगा ये आप लिख सकते हैं। तो पहले आई के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो हो जाएगा 1 + 2 और ये हो जाएगा आई कैप माइनस जे हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये खत्म ये खत्म, तो 1, फिर यहाँ से देखिए फिर इतना ही होगा 1 + 2 और ये हो जाएगा जे कैप। ठीक है, फिर के लेंगे तो के हो जाएगा 0, देखो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा +1 - 1 ये हो जाएगा के कैप। तो अल्टीमेटली कितना आया? थ्राइस आई कैप माइनस थ्राइस जे कैप। यही आपका फाइनल आंसर है, मतलब यही आपका क्या है? टॉर्क हो गया। ठीक है, जो कि दिख रहा है आपको। हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है मोमेंट अबाउट ए लाइन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसको आप सिस्टमेटिक वे से अरेंज कर लीजिए। सॉल्यूशन, सबसे पहले फिगर जरूर बनाइए। इसमें एक लाइन है जो कि ऑरिजिन से पास कर रहा है, ये दिया हुआ है, और कोई एक पॉइंट है जहां पर कोई फोर्स लग रहा है। उस फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसका मैग्नीट्यूड है 30 kg, लेकिन डायरेक्शन किधर लिया जा रहा है? तो डायरेक्शन इसके अलोंग लिया जा रहा है। किसके अलोंग? तो 12 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस थ्राइस के कैप। तो डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं? उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 144 + 16 प्लस 9 का स्क्वायर रूट, इतना हो जाएगा। ये आपका फोर्स हो गया। और फोर्स जो है किसी पॉइंट के अलोंग एक्ट कर रहा है। कौन सा पॉइंट? तो ये हो जाता है पी पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -4, 2, 5। हमको इस लाइन के अबाउट में लेना है जिसके अलोंग डायरेक्शन मतलब ए वेक्टर दिया हुआ है। कितना जी? तो 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। हम ओ से पी को मिलाते हैं जो कि मेरा आर वेक्टर होता है, तो हम लोग आर वेक्टर लिखने जा रहे हैं। तो देयरफॉर आर वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा? ऑरिजिन का 0 0 होता है, तो -4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप हो गया। ठीक है, फोर्स यहाँ दिख रहा है आपका 144 और 16 कितना हो जाएगा? 50, 144 हुआ ना, और ये आपका 16 हो जाएगा, तो 150 और 10 160, 170, यहाँ 13 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू, मतलब जो एफ फोर्स है आपका हो जाएगा 30/13 और ये हो जाएगा 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस थ्राइस के कैप। सबसे पहले आप क्या करेंगे? यहाँ पर आप आर क्रॉस एफ निकाल लीजिए। ठीक है, तो देयरफॉर जो टॉर्क हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आर क्रॉस एफ। ये आर क्रॉस एफ में ये 30/13 कॉमन है, तो 30/13 जो है स्केलर है, इसको आप बाहर कर लीजिए। बाकी आई कैप, जे कैप, के कैप, और ये हो जाएगा -4, 2, 5 और ये हो जाएगा 12 -4, ये हो गया 3। ये कितना बाई कितना का है? 3/3 का। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं। जब इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाता है आपका 30/13, ये हो जाएगा 14 आई कैप प्लस 48 जे कैप। ठीक है, और -8 के कैप आ जाता है। हो गया इतना। लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए मोमेंट अबाउट ए लाइन। तो लास्ट में लिखेंगे हैंस मोमेंट अबाउट ए लाइन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? तो ये पूरा का पूरा टॉर्क, ठीक है, और क्रॉस ए का कैप, ए वेक्टर आपको दिया हुआ है। तो दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 30/13, यहाँ हो जाएगा 14 आई कैप प्लस 48 जे कैप -8 के कैप का डॉट आप कर रहे हैं किसके साथ? ए का कैप के साथ। तो 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, और इसका यूनिट वेक्टर कितना होगा? 2 4 4, यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, 4 + 4 8 +1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3।
आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो जो डाटा आता है वो आ जाता है आपका -760/13। ये जब सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है आप लगा दीजिए -760/13 यूनिट, यही आपका फाइनल आंसर है। तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आपको सिर्फ फिगर बनाने के लिए आना चाहिए और जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर लीजिए और बाकी प्रोसेस है। तो आप पहले टॉर्क निकाल लीजिए, दिस इज द मोमेंट अबाउट ए पॉइंट, और जब मोमेंट अबाउट ए पॉइंट निकल जाता है उसके बाद मोमेंट अबाउट ए लाइन निकालने का फॉर्मूला पता है, टॉर्क डॉट क्या हो जाएगा, ए का कैप हो जाएगा। तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, ठीक है, आईजे के टर में दिया हुआ आराम से निकाल सकते हैं। तो यही है आपका मोमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। कोई भी एग्जाम आपका जो बुक्स में है, बुक्स के क्वेश्चंस को उठाइए, आराम से बनता है, ठीक है। तो यहाँ जाके आपका क्रॉस प्रोडक्ट का द एंड हो जाता है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का लास्ट लेक्चर था। आई होप कि ये क्रॉस प्रोडक्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर में, वेक्टर का ही चैप्टर होगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।